नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बिल शुल्थिस की कॉफी हाउस इन्वेस्टर। इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। ये कहती है कि सफल निवेश के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल, मतलब कम सोचना, कम चिंता करना, कम बदलाव करना। एग्जैक्टली। और दावा ये है कि इससे न सिर्फ रिटर्न बेहतर हो सकता है, बल्कि आपकी लाइफ भी बेहतर होगी, कम टेंशन वाली। सही कहा। किताब का सार यही है कि भाई, अगर आपको फाइनेंशियल तनाव से मुक्त जीवन जीना है तो कॉम्प्लेक्स रणनीतियों के पीछे मत भागो। सादगी, अनुशासन और धैर्य, बस यही चाहिए। तो ये मार्केट को बीट करने की जो होड़ लगी रहती है, उसे छोड़ने की बात करती है। हाँ बिल्कुल, ये कहती है कि मार्केट को समझने या उसकी भविष्यवाणी करने की कोशिश करना एक तरह से व्यर्थ है। अच्छा, पर क्यों? मतलब इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं। वही तो मजेदार बात है। किताब बताती है कि ज्यादातर प्रोफेशनल फंड मैनेजर भी लगातार मार्केट को बीट नहीं कर पाते हैं, और अगर आप उनकी फीस भी जोड़ लें जो काफी ज्यादा होती है, तो उनका नेट रिटर्न अक्सर मार्केट एवरेज से कम ही रह जाता है। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है सादगी। इसीलिए शुल्थिस इंडेक्स फंड्स पर बहुत जोर देते हैं। इंडेक्स फंड्स मतलब वो फंड्स जो पूरे मार्केट को ट्रैक करते हैं, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स। हाँ बिल्कुल, ये किसी एक मैनेजर के स्टॉक चुनने के सही या गलत होने के जोखिम को हटा देते हैं। ये बस पूरे मार्केट की नकल करते हैं। और इनकी कॉस्ट वो भी कम होती है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा फायदा है। इनका एक्सपेंस रेशियो यानी फंड मैनेजमेंट का सालाना चार्ज एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स के मुकाबले अक्सर बहुत बहुत कम होता है। ये सुन के तो वाकई थोड़ी राहत मिली। मतलब सफल निवेशक बनने के लिए कोई फाइनेंस का जीनियस होना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब का यही तो मैसेज है, सादगी ही ताकत है। पर क्या ये सरल नजरिया और सबके लिए काम करता है? मान लीजिए कोई थोड़ा एक्टिव रहना चाहता है, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल चाहता है। देखिए, किताब का तर्क है कि एक्टिव रहने की इच्छा अक्सर हमें गलतियों की तरफ ले जाती है। ज्यादा ट्रेडिंग मतलब ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा टैक्स और अक्सर पैनिक में गलत फैसले। असल एक्शन या कंट्रोल स्टॉक चुनने में नहीं, बल्कि सही एसेट एलोकेशन में है। एसेट एलोकेशन अध्याय 3 और 4 इसी पर हैं शायद। हाँ, ये सबसे जरूरी फैसला है। यानी अपने निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना। जैसे स्टॉक्स या इक्विटी, जो लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं लेकिन उनमें रिस्क भी होता है। फिर बॉन्ड्स या डेट फंड्स, जो सापेक्ष स्थिरता लाते हैं, इनकम देते हैं और रिस्क कम करते हैं। और थोड़ा कैश या लिक्विड फंड्स, ताकि जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से उपलब्ध हो। तो इन तीनों का सही बैलेंस बनाना जरूरी है। बिल्कुल। आपकी उम्र, आपके लक्ष्य और आपकी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से ये बैलेंस तय होता है। और फिर आता है डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। यानी सिर्फ एक स्टॉक, एक सेक्टर या सिर्फ अपने ही देश के मार्केट में पैसा न लगाना। अच्छा, तो ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात हो रही है। हाँ, वैश्विक स्तर पर निवेश करना। और इंडेक्स फंड्स के जरिए भी डाइवर्सिफिकेशन आसानी से हो जाता है, क्योंकि एक ही इंडेक्स फंड में कई सारी कंपनियां शामिल होती हैं। ओके, तो एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन, ये 2 पिलर हो गए। सही। आपने पहले कॉस्ट का जिक्र किया था, एक्सपेंस रेशियो। अध्याय 5 शायद इसी पर फोकस करता है। ये छोटी सी लगने वाली फीस लंबे समय में कितना असर डाल सकती है? बहुत ज्यादा। ये कंपाउंडिंग का नेगेटिव साइड है। मान लीजिए 2 फंड है, एक का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और दूसरे का 1.5%। आपको लगेगा कि सिर्फ 1% का ही तो फर्क है। हाँ, सुनने में तो कम लगता है। लेकिन 20-30 सालों में ये 1% आपके रिटर्न का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा सकता है। लाखों का फर्क पड़ सकता है। बाप रे, तो कॉस्ट कम रखना वाकई बहुत जरूरी है। इसीलिए किताब बाय एंड होल्ड यानी खरीदो और रखो रणनीति पर जोर देती है। बार बार खरीदने बेचने से बचने की सलाह। हाँ, क्योंकि हर बार खरीदने बेचने पर ब्रोकरेज लगती है, टैक्स लगता है। ये सब आपकी कमाई को कम करते हैं। तो मतलब शांति से बैठो, अच्छी तरह सोच समझ कर निवेश करो और फिर उसे बढ़ने दो। एग्जैक्टली। और यहीं पर लंबे अवधि की सोच और कंपाउंडिंग की शक्ति काम आती है। ये अध्याय 6 और 7 का फोकस है। कंपाउंडिंग, इसे थोड़ा और समझाएंगे। वो 10,000 वाला उदाहरण शायद यहाँ फिट बैठता है। हाँ बिल्कुल। सोचिए आपने 10,000 रुपए निवेश किए और उस पर सालाना 8% का रिटर्न मिल रहा है। पहले साल आपको 800 रुपए का रिटर्न मिलेगा।
अगले साल आपको 10,800 रुपए पर 8% मिलेगा, यानी 864 रुपए। अच्छा, मतलब रिटर्न पर भी रिटर्न। बिल्कुल, और समय के साथ ये असर बढ़ता जाता है। आपका पैसा तेजी से ग्रो करता है। वही 10,000 रुपए 8% सालाना रिटर्न पर करीब 9 साल में डबल होकर 20,000 हो जाएगा। लेकिन अगले 9 साल में वो फिर डबल होके 40,000 रुपए हो जाएगा, और उसके अगले 9 साल में 80,000। कमाल है। तो समय देना बहुत जरूरी है। हाँ, धैर्य रखना और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए जरूरी है। और इसी से जुड़ा है शायद बाजार का शोर, जिसे अनदेखा करने की बात किताब करती है। सही पकड़ा। रोज की खबरें, टीवी पे एक्सपर्ट्स की बहसें, कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, कौन सा स्टॉक रॉकेट बनेगा, ये सब शोर है। इससे पैनिक हो सकता है या लालच आ सकता है। हाँ, और लोग अक्सर इसी शोर में आके घबराहट में अपना निवेश बेच देते हैं जब मार्केट गिरता है, या फिर जोश में तब खरीदते हैं जब मार्केट बहुत चढ़ चुका होता है। दोनों ही गलत टाइमिंग। बिल्कुल। किताब कहती है कि इस शोर को अनदेखा करो, अपनी लंबी अवधि की योजना पर टिके रहो, फोकस लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर रखो। ठीक है, तो निवेश सरल रखो, लागत कम रखो, धैर्य रखो, कंपाउंडिंग को काम करने दो और शोर को इग्नोर करो। ये सब सुनने में तो अच्छा है, पर ये सब तभी काम करेगा ना जब बचाने के लिए पैसा हो। अध्याय 8 शायद बचत और लाइफस्टाइल पर है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किताब एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहती है। आप कितना कमाते हैं ये उतना जरूरी नहीं है जितना ये कि आप कितना बचाते हैं। कमाई माइनस बचत इज इक्वल टू खर्च, ना कि कमाई माइनस खर्च इज इक्वल टू बचत। एग्जैक्टली। बचत पहले होनी चाहिए। अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। और एक और अच्छी सलाह है बचत को ऑटोमेट करने की। ऑटोमेट मतलब जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए। SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसका एक बढ़िया तरीका है। ताकि आपको सोचना ही ना पड़े, पैसा कट गया, इन्वेस्ट हो गया। हाँ, इससे अनुशासन बना रहता है। और एक और जाल से बचने की सलाह दी गई है, वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जैसे जैसे आपकी आमदनी बढ़ती है, आप अपने खर्चे भी उसी अनुपात में या उससे ज्यादा बढ़ा देते हैं। अच्छा, नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे शौक। हाँ, इसके कारण आपकी बचत बढ़ नहीं पाती, भले ही आपकी कमाई बढ़ रही हो। तो इस आदत से बचना जरूरी है। समझ गया। तो बचत बढ़ाना और सोच समझकर खर्च करना भी उतना ही जरूरी है जितना सही निवेश करना। बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और फिर आता है अंतिम लक्ष्य, रिटायरमेंट और जीवन, अध्याय 9 और 10। रिटायरमेंट प्लानिंग को भी क्या सिंपल रखने की बात है? हाँ, कोई जटिल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। एक अंदाजा लगाइए कि आपको रिटायरमेंट के बाद कितने पैसों की जरूरत होगी, और फिर उसके हिसाब से नियमित रूप से अनुशासन के साथ निवेश करते रहिए, सिंपल इंडेक्स फंड्स में SIP के जरिए। तो यहाँ भी सादगी। बिल्कुल। किताब का जो अंतिम संदेश है वो शायद सबसे गहरा है। निवेश का असली मकसद सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है। असली मकसद है एक ऐसा जीवन जीना जिसमें वित्तीय तनाव न हो, एक भरपूर जीवन। पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे के गुलाम बनकर ना रह जाएं। एग्जैक्टली। पैसा एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य है एक अच्छा, चिंता मुक्त जीवन। तो अगर हम पूरी किताब की मुख्य बातों को समेटें। हाँ, बिल्कुल। पहला, मार्केट को बीट करने की कोशिश छोड़ दो। सही। दूसरा, एसेट एलोकेशन पर ध्यान दो, ये सबसे जरूरी है। तीसरा, डाइवर्सिफाई करो, यानी जोखिम फैलाओ। चौथा, अपनी लागतें जैसे एक्सपेंस रेशियो और ट्रेडिंग कॉस्ट कम से कम रखो। पांचवा, कंपाउंडिंग की ताकत को समझो और लंबी अवधि के लिए निवेशित रहो। छठा, मार्केट के रूज के शोर को अनदेखा करो, पैनिक मत करो। सातवां, ज्यादा बचाओ, कमाई से ज्यादा जरूरी है बचत। आठवां, समझदारी से खर्च करो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। नौवां, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग को सिंपल रखो। और 10वां, और शायद सबसे जरूरी, इन सब के साथ जीवन का आनंद लो। निवेश को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। वाह! तो कॉफी हाउस इन्वेस्टर की फिलॉसफी यही है कि निवेश उबाऊ होना चाहिए। हाँ, क्योंकि शायद उबाऊ निवेश ही लंबे समय में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। सरल रणनीतियां और अनुशासन, यही है वित्तीय स्वतंत्रता की चाबी। बिल्कुल।
और शायद एक अंतिम विचार इस सब पर सोचने के लिए, हाँ, इन सारी रणनीतियों और सिद्धांतों से भी बड़ी चुनौती शायद ये तय करना हो सकती है कि किसी व्यक्ति के लिए वित्तीय स्वतंत्रता का असल मतलब क्या है। पैसा तो एक टूल है, पर उस टूल से हासिल क्या करना है, ये सोचना शायद सबसे जरूरी है।